प्यारे बच्चों, आज हम हाई स्कूल गणित में यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में संपन्न हुए संकेतांक 822 आईबी प्रश्न पत्र को हल करेंगे। तो ये प्रश्न पत्र देख रहे हैं, सामान्यतः जो सामान्य निर्देश होते हैं वो दिए हुए हैं। प्रश्न पत्र आप जानते हैं आ और बा दो खंड में विभक्त होता है, जिसमें खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले हम खंड आ के इन 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों का पहला प्रश्न। तो देख रहे हैं पहले प्रश्न में दिया है, देख रहे हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है कह रहा यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 पी माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान क्या होगा। तो देख रहे 65 और 117 के एचसीएफ को कह रहा 65 पी माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान क्या होगा। तो सबसे पहले 65 और 117 का एचसीएफ यदि हम निकालें, हम जानते हैं यदि 65 के हम गुणनखंड करते हैं तो देख रहे 13 पचे 65 अर्थात 5 गुणे 13 65 के बराबर होता है। इसी प्रकार 117 की यदि हम खंड करें तो 13 नैया 117 अर्थात 3 गुणे 3 गुणे 13 13 नैया 117। तो ये 117 के गुणनखंड मिलते हैं। अब यदि इनका हम एचसीएफ अर्थात मासा, तो मासा जानते हैं दोनों में उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा वही उसका मासा होता है। तो देख रहे 13 दोनों में है तो मासा इसका 13 मिल जाएगा। और प्रश्नानुसार कह रहा एचसीएफ को 65 पी माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान होगा। तो देख रहे हैं 13 ही बराबर 65 पी माइनस 117 के है, तो हम 13 को 65 पी माइनस 117 के बराबर कर देंगे। तो देख रहे हैं समीकरण को यदि हल करें तो 65 पी माइनस 117 बराबर 13 सरल करेंगे। 65 पी बराबर मिल जाएगा 117 प्लस 13। देख रहे जोड़ेंगे तो 117 में 13 जोड़ देंगे तो 17 3 20 10 30 130 मिल जाएगा। और देख रहे हैं इस प्रकार से P बराबर यदि निकालें तो P बराबर 130 बटे 65, 65 दुनाई 130, तो P का मान देख रहे हैं 2 के बराबर मिलेगा। और 2 हमारा विकल्प नंबर बी पर दिया है, तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का विकल्प बी सही है। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। देख रहे दूसरे प्रश्न में दिया है, हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में कह रहा 2 tan 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश का मान होगा। तो 2 tan 45 अंश, देख रहे 2 tan 45 अंश का मान जानते हैं 1 के बराबर होता है अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। tan 45 का मान 1 है, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, सरल करेंगे 2 1 कम 2। फिर देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और 2 बटे 2 सरल कर लेंगे तो बराबर देख रहे हैं 1 के मिलेगा। और एक हमारा विकल्प नंबर सी पर दिया है, तो प्रश्न नंबर 2 का विकल्प सी सही है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या 15 18 और 24 का लासा है। तो सबसे पहले 15 18 और 24 का हमको लासा निकालना है। 15 के गुणनखंड देख रहे हैं 3 गुणे 5 3 पचे 15 होता है। 18 के खंड करेंगे तो 18 के देख रहे हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 3 त्रिक 9 9 दूनी 18। और 24 के यदि खंड करें 8 त्रिक 24, 8 में देख रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, तो देख रहे हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। और इनका लासा पूछ रहा है, तो लासा में हम जानते हैं सबसे पहले क्या पूरे गुणनखंड लिख दीजिए 3 गुणे 5। दूसरे से उन गुणनखंडों को और ले लेना है जो इसमें ना लिखे गए हों। देख रहे 2 नहीं लिखा, 2 3 है, 1 3 लिखा है, 1 2 और 1 3 और ले लेंगे। इसके बाद फिर 24 से देख रहे हैं 3 2 हैं, जबकि यहाँ 1 2 लिखा गया है तो 2 2 और लिख लेंगे। इसके बाद 3 देख रहे हैं लिखा जा चुका है। अब इनका हम यदि गुणा कर लेते हैं तो देख रहे हैं इनका गुणनफल बराबर मिलेगा 3 पचे 15, 15 दुनाई 30, 30 त्रिक 90 और 90 दुनाई 180, 180 दुनाई 360। तो देख रहे हैं विकल्प नंबर डी में 360 दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 का विकल्प डी सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, देख रहे चौथे प्रश्न में 148 बटे 185 का कह रहा सरलतम रूप होगा। 148 बटे 185 का सरलतम रूप कह रहा होगा। तो देखेंगे दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिलता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड से यदि विभाजित कर देंगे ये सरलतम रूप में आ जाएगा। संख्या है 148 बटे 185
देख रहे हैं 148 के लिए आप खंड करते हैं तो 148 के खंड मिल जाएंगे। देख रहे हैं 148 के लिए हम खंड करें, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो देख रहे हैं 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 37 अब 8 संख्या मिल जाती है तो इसके खंड मिल जाएंगे। इसका खंड मिल जाता है 148 का 2 गुणे 2 गुणे 37, और फिर 185 में देखेंगे 5 से विभाजित करेंगे तो देख रहे हैं 5 23 15, 3 18, 5 सत्ते 35, तो 5 गुणे 37 मिलता है। 37 37 देख रहे हैं ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो सरलतम रूप 2 दुनाई 4/5, और 4/5 देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 का विकल्प ए सही है। इसके बाद फिर हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवें प्रश्न में देख रहे दिया है, प्रश्न नंबर 5 में कह रहा पी के किस मान के लिए समीकरण, देख रहे कह रहा पी के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई, पी के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और 6x माइनस पी वाई बराबर 16 समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। तो देख रहे पहली रेखा का समीकरण है 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और दूसरी रेखा है 6x माइनस पी वाई। देख रहे 16 भी यदि पक्षांतर कर लें -16 के रूप में आएगा बराबर 0। अब इसमें यदि हम a1/a2 का मान निकालें तो देख रहे हैं a1/a2 3/6, सरल करते हैं 3 1 कम 3, 3 दुनाई 6 तो बराबर 1/2 के मिलेगा। फिर b1/b2 का मान निकालें जो कि y के गुणांकों का अनुपात होता है। पहले में y का गुणांक -1 और दूसरे समीकरण में देख रहे हैं y का गुणांक -p है तो माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे बराबर 1/p के मिलेगा। और c1/c2 का मान यदि निकालें, c1/c2 देख रहे हैं 8/-16, सरल करते हैं 8 1 कम 8, 8 दुनाई 16 तो देख रहे हैं -1/2 के बराबर मिल जाता है। चूंकि रेखाएं समपाती हैं तो समपाती होने का प्रतिबंध होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो यहां पर यदि देखें तो a1/a2 और c1/c2, a1/a2 1/2 है और c1/c2 का मान देख रहे हैं -1/2 आया है तो यही दो मान समान नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो ये प्रश्न ही आपका गलत है। समपाती तभी होंगी जब ये तीनों गुणांक समान होंगे। तो a1/a2 देख रहे हैं यहाँ 1/2 के बराबर मिला था और b1/b2 की बात करें 1/p के बराबर मिला है और c1/c2 देख रहे हैं -1/2 के बराबर है। तो यदि आप इन दोनों को लेकर चलेंगे तो देख रहे हैं p बराबर 2 मिल जाएगा और यदि इन दोनों को लेकर चलेंगे तो p बराबर -2 मिल जाएगा। तो देख रहे हैं 2 और -2, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये प्रश्न भी आपका गलत है। प्रश्न गलत है। सही तब होता जब ये गुणांक तीनों समान प्राप्त होते। a1/a2 1/2 था, c1/c2 का मान भी 1/2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि बराबर नहीं है, इसलिए ये प्रश्न गलत है। इसके बाद हम छठा प्रश्न देखते हैं। देख रहे छठे नंबर में 3x + 2py बराबर 2 और 2x + 5y + 1 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो p का मान है। तो इसमें भी देख रहे हैं पहली रेखा का समीकरण 3x + 2py और 2 पक्षांतर कर लेंगे माइनस में मिल जाएगा बराबर 0 और दूसरी रेखा देख रहे हैं 2x + 5y + 1 बराबर 0 है। a1/a2 का मान निकालेंगे तो देख रहे हैं a1/a2 मिलेगा, पहले में x का गुणांक 3 है, दूसरे में x का गुणांक 2 है। b1/b2 निकालेंगे, देख रहे हैं 2p और दूसरे में b का गुणांक y का गुणांक 5 है और c1/c2 यदि निकालें तो देख रहे हैं c1 अचर पद -2 और इसमें अचर पद 1 के बराबर है। चूंकि रेखाएं समांतर हैं तो समांतर होने का प्रतिबंध होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध है, इसी में मान रख देंगे। a1/a2 देख रहे हैं 3/2 है बराबर b1/b2 2p/5 और यही बराबर नहीं है, देख रहे हैं -2 के। पहले दो पदों को लेकर यदि आप सरल करेंगे, तिरछा गुणा कर देते हैं तो देख रहे हैं p बराबर मिल जाएगा, ये 2/5 इधर लाएंगे उलट जाएगा 5/2 के रूप में आएगा
तो देख रहे हैं 5 3 15 और 2 दुनाई 4, 15/4, 15/4 देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 का विकल्प ए सही है। इसके बाद फिर 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वें प्रश्न में दिया है करा यदि 15 काट थीटा बराबर 8 तो साइन थीटा का मान होगा। देख रहे हैं दिया है 15 काट थीटा बराबर 8, तो कॉट थीटा बराबर लिखेंगे 8/15 मिल जाएगा। और यदि इसमें हम त्रिभुज बनाएं, देख रहे त्रिभुज बनाते हैं, कोण थीटा है, थीटा कोण डाल देते हैं और काट थीटा 8/15 दिया है। काट थीटा हम जानते हैं आधार बटे लंब होता है, तो इसका मतलब आधार 8 हो जाएगा, लंब की माप 15 हो जाएगी। अब यदि पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण की माप निकालें तो कर्ण की माप मिलेगी। देख रहे हैं कर्ण बराबर आएगा √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, 225 में देख रहे हैं 64 जोड़ेंगे तो 5 4 9, 6 2 8 2 और 289 का वर्गमूल 17 होगा। तो इस प्रकार से पूछ रहा साइन थीटा जानते हैं लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर मिलेगा 15/17 और 15/17 देख रहे हैं विकल्प नंबर 15/17 डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 7 का विकल्प डी सही है। इसके बाद 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वें प्रश्न में देख रहे हैं प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि ABC और XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं, कोण ए 75 अंश, कोण Y 57 अंश, तो कोण C का मान होगा। तो देख रहे हैं त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC है ABC और दूसरा त्रिभुज XYZ दिया है और कह रहा दोनों समरूप हैं XYZ। चूंकि दोनों समरूप हैं तो संगत कोण बराबर होंगे। ये कोण इसके बराबर होगा, कोण B कोण Y के बराबर होगा और कोण C कोण Z के बराबर होगा, जिनमें देख रहे हैं कुछ कोणों की माप दी है। कोण A 75 अंश, A का मान 75 अंश है, कोण Y 57 अंश, ये 57 अंश है, तो कोण C का मान होगा, C का मान पूछ रहा है। तो देख रहे हैं 57 ये है, इसी के संगत 57 ये हो जाएगा। अब हम त्रिभुज ABC में जानते हैं तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए कोण C बराबर मिलेगा 180 माइनस दोनों कोणों को जोड़ लेंगे 7 5 12 और 7 5 12 1 13, तो 180 से 132 घटाएंगे तो देख रहे हैं 10 से 2 घटा 8 बचा 7, 7 से 3 घटाएंगे 4, 48 अंश मिल जाएगा। तो कोण C का मान 48 अंश देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 8 का विकल्प बी सही है। इसके बाद 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न में क्या बिंदु यम -3 4 की मूल बिंदु से दूरी है। तो किसी भी बिंदु की अगर कोई बिंदु x1 y1 दिया है तो उस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी के लिए फार्मूला है d बराबर √x1² प्लस y1², मान रख देंगे √x1 - 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 और 5 देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 9 का विकल्प ए सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में क्या बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए देख रहे हैं पहला बिंदु x1 y1 और दूसरा बिंदु x2 y2 होता है। मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए फार्मूला है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, इसी में हम मान रख देंगे। तो देख रहे हैं x1 का मान -2 प्लस x2 भी -2 है, -2 y1 6, y2 देख रहे हैं 10, 6 प्लस 10/2, सरल करेंगे। देख रहे हैं सरल करने पर इसका मान मिल जाएगा -2 4/2 करेंगे तो -2 और 10 6 16/2 8 के बराबर मिलेगा, तो -2, 8 देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 10 का विकल्प ए सही है। इसके बाद 11वां प्रश्न है। देख रहे हैं 11वें प्रश्न में दिया है, 11वें प्रश्न में क्या किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब है BC तो AD² बराबर होगा
देख रहे हैं सारे ऑप्शन सी डी के रूप में दिए हैं। तो सबसे पहले यदि हम समबाहु त्रिभुज बनाएं, देख रहे हैं समबाहु त्रिभुज ए बी सी, जिसमें क्या ए डी लंब बी सी पर, ए डी लंब है बी सी पर। चूंकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी, तीनों भुजाएं बराबर होंगी। और समबाहु त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर खींचा गया लंब आधार को समद्विभाजित करता है, अर्थात बी डी बी सी का आधा होगा। तो जो बी डी की माप होगी वो बी सी की आधी होगी। देखिए डी बी सी का मध्य बिंदु होगा, अर्थात सी डी कह सकते हैं बी सी का आधा होगा, और बी सी ही बराबर ए सी के है। इस प्रकार से ए सी बी सी के चूंकि बराबर है और बी सी सी डी की दूनी है, इसलिए ए सी भी 2CD के बराबर मिलेगी। अब हम त्रिभुज एडीसी में यदि पाइथागोरस की प्रमेय लगाएं तो पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज एडीसी में देख रहे हैं एडी का स्क्वायर बराबर मिलेगा AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। मान रख देंगे AC देख रहे हैं 2CD के बराबर है, 2CD का स्क्वायर करेंगे 4CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, 4CD स्क्वायर से CD स्क्वायर घटाएंगे तो 3CD स्क्वायर मिल जाएगा। और देख रहे हैं 3CD स्क्वायर विकल्प नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 11 का विकल्प डी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है। देख रहे 12वें प्रश्न में त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः देख रहे दिए हैं। यदि बीसी का मध्य बिंदु डी है तो एडी की माप होगी। तो यहां पर देख रहे हैं त्रिभुज एबीसी, ये मान लेते हैं त्रिभुज एबीसी है जिसमें तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं। ए का निर्देशांक 7,5, बी का निर्देशांक 5,7 और सी का निर्देशांक -3,3। कह रहा बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो देख रहे हैं डी बीसी का मध्य बिंदु है, तो हमको एडी की माप निकालनी है, एडी की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बीसी के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। तो देख रहे हैं मध्य बिंदु मिल जाएगा 5 - 3/2 और 5 - 3/2 करेंगे। दूसरा 7 + 3/2, 7 + 3/2, 5 - 3 2/2 देख रहे हैं 1 के बराबर मिल जाएगा। फिर 7 × 3 10/2 5 के बराबर। तो डी का निर्देशांक 1,5 और ए दिया ही है। एडी की माप पूछ रहा है तो हमको ए और डी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेना है। तो देख रहे हैं एडी बराबर मिलेगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान रख देंगे। देख रहे हैं x2 यदि 7 मानकर चलें तो 7 - 1 का होल स्क्वायर, 7 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 5 का होल स्क्वायर। तो देख रहे 7 - 1 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 - 5 0, 0 का स्क्वायर 0, 36 + 0 बराबर 36 और 36 का वर्गमूल देख रहे हैं 6, तो 6 मात्रक मिलेगी। एडी की माप 6 मात्रक के बराबर होगी और 6 मात्रक देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 12 का विकल्प सी सही है। इसके बाद देख रहे हैं 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न में यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। देख रहे हैं सेक थीटा बराबर 2 दिया है और 2 हम जानते हैं सेक में 60 अंश का मान होता है, सेक 60 अंश का मान 2 के बराबर होता है। तो थीटा बराबर 60 अंश मिल जाएगा, जो कि देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 13 का विकल्प बी सही है। इसके बाद 14वां प्रश्न है। 14वें में कह कोशिक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इंटू 1 - काश स्क्वायर थीटा का मान होगा। देख रहे कोशिक स्क्वायर थीटा आप जानते हैं 1 + काट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो 1 + काट स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इंटू 1 - काश स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। देख रहे काट स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, एक और साइन स्क्वायर थीटा का गुणनफल बराबर साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। और साइन स्क्वायर थीटा देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 14 का विकल्प डी सही है। इसके बाद 15वां प्रश्न है। देख रहे हैं 15वें प्रश्न में दिया है
प्रश्न नंबर 15 में क्या एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके आधार की त्रिज्या होगी। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। देख रहे हैं आधार का क्षेत्रफल ये बराबर दिया है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि आधार का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई, पाई पाई कैंसिल कर देंगे, आर स्क्वायर 9 तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर, तो आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर आएगी। तो जो कि देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है, तो प्रश्न 15 का विकल्प ए सही है। इसके बाद चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में कह रहा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो देख रहे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, और इस वृत्त में पूछ रहा है वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। देख रहे हैं यदि वृत्त का हम व्यास खींचें और इस व्यास के लंबवत एक व्यास खींचेंगे, आप देख रहे हैं इन सिरों को यदि आप मिलान करेंगे तो ये एक वर्ग तैयार होगा, और आप पूछ रहा वर्ग का क्षेत्रफल होगा। क्योंकि व्यास देख रहे हैं विकर्ण के बराबर है और वर्ग का विकर्ण व्यास त्रिज्या 4 है, तो 4 4 व्यास 8 मिल जाएगा, और व्यास ही वर्ग का विकर्ण बनता है। आप जानते हैं वर्ग का विकर्ण का सूत्र होता है वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा √2। तो विकर्ण की माप 8 है, तो 8/√2 बराबर भुजा मिल जाएगी। काटेंगे तो 4 दूनाई 8, तो भुजा बराबर मिल जाएगी 4√2, क्योंकि 4 × 2 8 लिखेंगे, 2 से √2 काट देंगे तो 4√2, और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो 4√2 का स्क्वायर करेंगे तो देख रहे हैं 4√2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, √2 का स्क्वायर 2, 16 दूनाई 32, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर ये वर्ग का क्षेत्रफल होगा, जो कि देख रहे हैं विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 16 का विकल्प बी सही होगा। इसके बाद 17वां प्रश्न दिया है। देख रहे 17वें प्रश्न में क्या निम्नलिखित सारणी से माध्य होगा। देख रहे वर्ग अंतराल बारंबारता दी है, तो इनका मध्यमान, यदि वर्ग अंतराल का हम मध्यमान निकाल लें तो मध्यमान देख रहे हैं 3 और 5 का मध्यमान 4 मिल जाएगा। 5 और 7 का मध्यमान देख रहे हैं 5 7 के बीच में 6 आएगा। 7 9 का 8 मिल जाएगा। 9 11 का 10। इसके बाद मध्यमान जानते हैं यक्ष प्रतीक देते हैं, यक्ष मिल गया, बारंबारता एफ मिल गई। एफ गुणे यक्ष का एक कॉलम और बनाएंगे, फिर दोनों का गुणा कर लेंगे। 4 चौक 16, 6 दूनाई 12, 8 एकम 8, 10 तिहाई 30। अब बारंबारता का योगफल निकाल लें सिग्मा एफ, तो 4 2 6, 6 1 7, 7 3 10, और सिग्मा एफ एक्स यदि निकालें लेकिन इनको जोड़ेंगे 16 2 18, 10 28, 28 में 8 जोड़ेंगे तो 28 8 36, 36 में 30 जोड़ देंगे तो देख रहे हैं 36 और 30 मिलकर के 66 मिल जाएगा। और माध्य का फार्मूला है यक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, मान रख देंगे 66/10 बराबर 6.6, और देख रहे हैं 6.6 विकल्प नंबर सी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 17 का विकल्प सी सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न देखते हैं। देख रहे हैं 18वें प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 18 में क्या एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता होगी। देख रहे हैं एक पासे को एक बार फेंकने में प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर बनती है 1 2 3 4 5 6, और क्या एक अभाज्य संख्या आने की, तो अभाज्य संख्या देख रहे हैं अगर अनुकूल ढंग देखें तो अभाज्य संख्या 1 से 6 में 2 3 5 ये 3 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देख रहे हैं एन एस बराबर 6 है, एन ई बराबर 3, एन एस अर्थात प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या कुल 6 है, जबकि घटना के अवयवों की संख्या 3 है। तो अभिष्ट प्रायिकता पी ई बराबर जानते हैं अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग अर्थात एन ई बटे एन एस, मान रख देंगे 3/6, सरल करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनाई 6, तो बराबर देख रहे हैं इसका मान 1/2 मिल जाएगा, और 1/2 हमारा विकल्प नंबर बी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 18 का विकल्प बी सही है। इसके बाद 19वां प्रश्न है,
किसी आवृत्ति वितरण का माध्य और माध्यिका दिए हैं तो बहुलक पूछ रहा है। हम जानते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक में निम्न संबंध होता है। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। ये माध्य, माध्यक और बहुलक में संबंध है, इसी में हम मान रख देंगे। 3 गुणे माध्यक, माध्यक का मतलब माध्यिका, तो माध्यिका देख रहे हैं 21 दी है, माइनस 2 गुणे माध्य, माध्य 20.5 है। सरल करेंगे 21 त्रिक 63 माइनस देख रहे हैं 2 पंचे 10 और 20 दुनाई 40, 1 41। 63 से 41 घटाएंगे तो देख रहे हैं घटाने पर 3 से 1 घटा 2, 6 से 4 घटा 2, 22 मिल जाता है। और 22 हम देख रहे हैं विकल्प नंबर डी पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 19 का विकल्प डी सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है, 20वें विकल्प निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रायिकता में हम जानते हैं प्रायिकता का मान 0 से लेकर के जो पीई का मान है वो 0 से लेकर के 1 तक हो सकता है, यानी 0 और 1 सहित इनके मध्य ही होगा, ना 0 से छोटा होता है और ना 1 से बड़ा होता है। तो देख रहे हैं जैसे विकल्प नंबर ए में 4/3 1 दशमलव यानी 1 से अधिक मान मिलता है। 2/3 देख रहे हैं 0 1 के मध्य है, 1 दिया ही है 3/5। तो ये विकल्प ए में जो संख्या है इसका मान 1 से अधिक है, जबकि हम जानते हैं किसी भी घटना की प्रायिकता का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता है, इसलिए इस प्रश्न का विकल्प ए सही है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से संकेतांक 822 IB का ये खंड आप बहुविकल्पीय प्रश्नों का संपूर्ण हल है। तो ठीक इसी प्रकार से अन्य शीटों का हल जानने के लिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आगे आने वाले हलों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके और आप पेपर की अच्छी तैयारी कर सकें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।